एक सदी पहले ये सब शुरू हुआ था, जब गेम और असलियत के बीच की दीवार गिर गई। मॉन्स्टर्स चारों तरफ फैल गए और हमारी ये दुनिया, जिसे हम ब्लू स्टार कहते हैं, मास क्लास चेंज के दौर में पहुंच गई। यहाँ जीने का सीधा सा नियम था, अपनी क्लास बदलो, मॉन्स्टर्स का शिकार करो, लेवल बढ़ाओ और गियर स्पॉन करके खुद को ताकतवर बनाते रहो। जो ये कर पाया वही इस दुनिया में टिक सकता है। सेरेमनी शुरू हुई और एक एक करके सब क्रिस्टल के पास जा रहे थे। सबसे पहले वांग एरमू गया, साला लोहार बन गया। उसे जिम्ब्रो नहीं बनना था, पर उसकी रोने वाली शक्ल देखकर मुझे हंसी आ रही थी। फिर आया शाओ एरहुओ, उसे सबसे कूल मेज बनना था, पर किस्मत देखिए, वो बावर्ची बन गया। बेचारा वहीं घुटनों के बल बैठ गया और चिल्लाने लगा कि उसकी लाइफ तो अब खत्म हो गई। अब मेरी बारी थी। मेरा नाम है झांगबेई। मैंने पूरे 18 साल इस दिन का इंतजार किया था। मैं इस दुनिया में दोबारा पैदा हुआ था, तो जाहिर है मेरी उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। जैसे ही मैंने उस चमकते हुए क्रिस्टल को छुआ, चारों तरफ बिजली कड़कने लगी। मेरा क्लास चेंज सफल रहा, पर जैसे ही स्क्रीन पर मेरा क्लास दिखा, वहाँ मौजूद लोगों के बीच खुसर-पुसर शुरू हो गई। मुझे विजार्ड क्लास मिली थी। लोग मजाक उड़ाने लगे कि ये तो दुनिया का सबसे बेकार सपोर्ट क्लास है। विजार्ड के बफ्स बहुत कमजोर होते हैं और डैमेज तो ना के बराबर होता है। यहाँ तक कि लोग ये भी कह रहे थे कि विजार्ड जहर देकर भी किसी को नहीं मार सकता। ये तो नॉन कॉम्बैट क्लास से भी गया गुजरा है। मेरी हालत देखकर सबको लगा कि मेरी तो लॉटरी ही नहीं, बल्कि पूरी किस्मत ही फूट गई है। तभी मेरी गर्लफ्रेंड लियू शाओयान सामने आई। उसकी किस्मत चमक गई थी। उसे कॉम्बैट क्लास मेज मिला था। लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे कि कितना खतरनाक डैमेज होगा इसका। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा और उसकी नजरों में मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। उसने बड़ी बेरुखी से मुझसे कह दिया कि झांगबेई, अब हम एक दुनिया के नहीं रहे, इसलिए बेहतर है कि हम ब्रेकअप कर लें। कमाल है यार, एक क्लास क्या बदली, उसने सालों का रिश्ता पल भर में ठुकरा दिया। तभी वहाँ झाओ तियान्युन की एंट्री हुई, जो रेड क्लाउड सेक्ट के लीडर का बेटा है। वो आर्चमेज बन चुका था। उसने शाओयान का हाथ पकड़ा और मुझे लूजर बोलकर वहाँ से ले गया। मैं अकेला खड़ा था और मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया था। लेकिन तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी। मेरा इंटरनल सिस्टम जाग गया था। उसने मेरे गुस्से को महसूस कर लिया था और मुझे वुशेन यानी शैमन गॉड का आशीर्वाद मिल गया। जब मैंने अपनी नई पावर्स देखी तो मेरे होश उड़ गए। मेरे स्किल्स का माना कॉस्ट 0 हो गया था। इसका मतलब था अनलिमिटेड पावर। इतना ही नहीं, मेरा हर विजार्ड स्किल अब ऑटोमेटिकली प्रमोट होकर फॉरबिडेन टियर यानी प्रतिबंधित लेवल का बन चुका था। ये वो ताकत थी जिसे हासिल करने के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लेवल 300 पार कर जाते हैं और फिर भी उन्हें गॉड टियर स्किल्स नहीं मिलते। स्क्रीन पर लिखा था सब कुछ मिटा दो। सुनने में ये पागलपन लग रहा था, पर सच कहूँ तो मुझे अब मजा आने वाला था। लोग मुझे देख रहे थे और सोच रहे थे कि शायद मैं सदमे में जम गया हूँ या डर गया हूँ। उन्हें लग रहा था कि मैं एक मामूली जहरीली धुंध भी पैदा नहीं कर पाऊंगा, पर उन्हें क्या पता था कि उनके सामने अब कोई साधारण विजार्ड नहीं, बल्कि तबाही का दूसरा नाम खड़ा है। आज मास क्लास प्रमोशन का दिन था और यहाँ टेस्ट करने के लिए कोई और प्लेयर भी नहीं था। मैंने सोचा क्यों न अपनी इस नई ताकत का जायका चखा जाए। परफेक्ट, अब वक्त था इस फॉरबिडेन स्पेल की असली ताकत आजमाने का। मेरे सामने वुल्फ्स का एक पूरा झुंड खड़ा था और मैंने तय कर लिया कि आज यही मेरे टेस्ट सब्जेक्ट बनेंगे। मैंने अपनी छड़ी घुमाई और पूरी ताकत से चिल्लाया, फॉरबिडेन स्पेल, ब्रेथ ऑफ द शैमन गॉड। जैसे ही मैंने ये स्पेल बोला, आसमान में एक विशाल काला सूरज चमकने लगा। वो नजारा इतना खौफनाक था कि रोंगटे खड़े हो गए। देखते ही देखते उस काली रोशनी ने पूरे लेवलिंग जोन को अपनी चपेट में ले लिया और उसे नक्शे से ही मिटा दिया। साला ये तो वर्ल्ड शैटरिंग लेवल की तबाही थी। मैं खुद भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सब मैंने किया है। जब धूल शांत हुई तो मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। ओ भाई, मेरा लेवल इतनी तेजी से बढ़ रहा था जैसे कोई रॉकेट लॉन्च हुआ हो। देखते ही देखते मैं लेवल 1 से सीधा 35 पर पहुंच गया। सच कहूँ तो अगर कोई टॉप मेज भी होता तो उसे यहाँ तक पहुँचने में कम से कम 1 या 2 महीने लग जाते, और मैंने ये कारनामा बस एक स्पेल में कर दिखाया। मुझे वहीं जमीन पर सोने के रंग की चमकती हुई लूट भी मिली। कमाल है यार। तभी मुझे कुछ आहट सुनाई दी। मुझे समझ आ गया कि यहाँ से फौरन निकलना होगा, वरना मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं भागने ही वाला था कि तभी वहाँ सिटी गार्ड्स पहुँच गए। कैप्टन ने मुझे रोका और चिल्लाकर पूछा कि यहाँ क्या हुआ है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने फौरन मासूम सा चेहरा बनाया और एक्टिंग शुरू कर दी। मैंने घबराते हुए कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। मैंने उनसे कहा कि मैं तो आज ही एक साधारण सा विजार्ड बना हूँ और गलती से यहाँ पहुँच गया। फिर मैंने कहानी गढ़ी कि अचानक आसमान में एक काला सूरज दिखा और वो जोर से नीचे गिरा।
बस उसके बाद ये पूरी जगह ऐसी हो गई। गार्ड्स मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गए। कैप्टन ने कहा कि ये तबाहिया तो किसी स्टेज 6 एक्सपर्ट का काम है या फिर किसी स्टेज 6 मॉन्स्टर बॉस का। उन्होंने मुझे वहाँ से फौरन चले जाने को कहा क्योंकि वहाँ रहना खतरनाक था। मैंने मन ही मन हंसते हुए उनका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से 9-2-11 हो गया। कैप्टन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस खतरनाक एक्सपर्ट की वो बात कर रहे थे वो उनके ठीक सामने खड़ा था। इसके बाद मैं सीधा क्वेस्ट सेंटर पहुंचा। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट बेचारी गहरी नींद में थी। जब मैंने उससे कहा कि मुझे फर्स्ट क्लास प्रमोशन क्वेस्ट चाहिए तो उसने मुझे अजीब नजरों से देखा। उसे लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। वो बोली कि आज तो सिर्फ प्रमोशन का दिन है और लेवल 35 तक पहुँचने में लोगों को महीनों लग जाते हैं। उसने मुझे लूजर समझकर मेरा मजाक उड़ाना चाहा, पर जैसे ही मैंने अपना लेवल दिखाया उसके तो होश ही उड़ गए। वो हकलाने लगी कि क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, डार्लिंग तुम सपना नहीं देख रही, क्या तुमने कभी सपने में भी मेरे जैसा हैंडसम विजार्ड देखा है। उसने मुझे बताया कि प्रमोशन के अलग अलग लेवल होते हैं, सिल्वर, डायमंड और मास्टर। उसने मुझे सलाह दी कि मैं सोच समझकर चुनूं क्योंकि सबसे ऊपर वाले लेवल में जान का खतरा होता है, पर मैंने बिना डरे सीधा मास्टर डिफिकल्टी चुन ली। वहाँ मौजूद लोग मुझे पागल समझने लगे पर मुझे अपनी पावर्स पर पूरा भरोसा था। मुझे क्वेस्ट के लिए एक काल कोठरी में भेजा गया जहाँ मुझे ब्लैकवुड ईयर बॉस को हराना था। सिस्टम ने मेरे साथ एक शक्तिशाली योद्धा को पार्टनर के तौर पर भेजा जिसका नाम है वांगसी था। भाई ये बंदा पिंक बनियान और स्कर्ट पहने हुए था और दिखने में जितना ताकतवर लग रहा था अंदर से उतना ही डरपोक निकला। उसने बताया कि उसके बड़े भाइयों के नाम एसी और आईबीसी हैं। वो थर-थर कांपते हुए मुझसे कहने लगा कि ये किंग्स डिफिकल्टी है और मेरे साथ होते हुए भी हम इस बॉस को नहीं मार पाएंगे। उसने मुझे पीछे हटने की सलाह दी पर मैंने उसे डांटा और चुपचाप आगे चलने को कहा। जैसे ही हम अंदर पहुँचे वहाँ का बॉस अपनी भयानक आवाज में हंसा और हमें डराने लगा। वांगसी की तो हालत ही खराब हो गई। वो चिल्लाया कि हम तो मर गए। उसने तो मुझे हार मान लेने को कहा पर मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। मैंने अपनी छड़ी ऊपर उठाई और फिर से अपना फॉरबिडेन स्पेल ब्रेथ ऑफ द विच गॉड इस्तेमाल किया। वो नजारा देखते ही बनता था। वो बॉस जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था सिर्फ 40 सेकंड में ढेर हो गया। मेरे साथी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा मैं कोई महान योद्धा हूँ। मैंने बस कंधे उचकाए और कहा कि ये तो बस एक बेसिक मूव था, इसमें बड़ी बात क्या है। मुझे डायमंड टियर की लूट मिली और मेरे सारे स्टैट्स कई गुना बढ़ गए। वांगसी तो मेरे पैरों में गिर गया और मुझे अपना उस्ताद मानने लगा, पर मैंने उसे लात मारकर दूर किया और वहाँ से बाहर निकल आया। जब मैं काल कोठरी से बाहर आया तो क्वेस्ट सेंटर में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं था कि किसी ने किंग्स डिफिकल्टी पार कर ली है। अब मेरे पास 2 नए स्किल्स थे। मैंने अपना सिस्टम चेक किया। वुशिनकर ये वाकई कमाल का था। अगर मैं ये सांप किसी पर डाल दूं तो 1 मिनट तक उसकी किस्मत इतनी खराब हो जाएगी कि वो पानी पीते वक्त भी अपना गला फंसा लेगा, या सड़क पर निकलते ही उस पर गाड़ी चढ़ जाएगी, या फिर वो कुत्ते की पॉटी पर पैर रख देगा। यहाँ तक कि आसमान से बिजली गिरकर भी उसका काम तमाम कर सकती है। अब तो मजा आने वाला था। जब मैंने अपने नए स्किल्स को ध्यान से देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरा वुशिन शील्ड अब प्रमोट होकर वुशिन प्रोटेक्शन बन चुका था। ये कोई मामूली ढाल नहीं थी बल्कि एक फॉरबिडेन कर्स था। ये न सिर्फ दुश्मनों के डैमेज को सोख लेता था बल्कि मेरी शील्ड की ताकत को बढ़ाकर हमला करने वाले पर ही डैमेज वापस रिफ्लेक्ट कर देता था। इतना ही नहीं, ये हर सेकंड मेरी हेल्थ को भी रीजनरेट करता था। सच बताऊं तो शुरू में ये मुझे बेकार लगा, पर जब गहराई से सोचा तो समझ आया कि ये तो मौत के मुंह से बाहर निकालने वाला एक चमत्कार है। एक ऐसा सर्वाइवल स्किल जो मुझे अपराजेय बना सकता था। आमतौर पर विजार्ड्स अपनी ताकत के लिए स्पिरिट और माना पर निर्भर रहते हैं, लेकिन मुझे माना की रत्ती भर भी जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरे स्किल्स का कॉस्ट 0 था। तो मैंने सोचा कि क्यों न कुछ अलग किया जाए। मैंने स्ट्रेंथ और स्टेमिना को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मेरी फॉरबिडेन स्पेल्स पहले से ही इतनी घातक थी कि मुझे इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करने की भी जरूरत महसूस नहीं हुई। इसलिए मैंने अपना सारा दिमाग लगाया और अपनी पूरी ताकत अपनी एजिलिटी यानी फुर्ती को बढ़ाने में झोंक दी। बस फिर क्या था, अब मैं बिजली की रफ्तार से स्पेल्स कास्ट कर सकता था और मेरी मूवमेंट भी इतनी तेज हो गई थी कि कोई मुझे छू भी नहीं सकता था। तभी रास्ते में मुझे फिर से वही पुराना सिरदर्द मिला, झाओ तियान्युन और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लियू शाओयान। मुझे देखते ही झाओ अपनी पुरानी आदत पर उतर आया। वो हंसते हुए बोला कि देखो वही बेकार विजार्ड फिर मिल गया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके पैरों में गिरकर उसे दादाजी बुलाऊं तो शायद वो दया करके मुझे लेवल 10 तक पहुंचाने में मदद कर दे। उसकी ये घटिया बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे कैरी करोगे? कमाल है यार, मैं तो पहले ही अपना पहला एडवांसमेंट पूरा कर चुका हूँ और मेरा लेवल 40 हो गया है। मेरी बात सुनते ही लियू शाओयान को लगा कि मैं पागल हो गया हूँ।
उसने बड़ी हिकारत से कहा कि एक लूजर हमेशा लूजर ही रहता है, तुम तो ठीक से शेखी बघारना भी नहीं जानते। उन्हें लग रहा था कि लेवल 40 तक पहुंचना मेरे जैसे विजार्ड के लिए नामुमकिन है। झाओ ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि क्या अब मैं उन पर हमला करने की सोच रहा हूँ। मैंने बस ठंडी सांस ली और अपना फॉरबिडेन स्पेल विच गॉड कर्स उन पर छोड़ दिया। झाओ को लगा जैसे उसे बस हल्की सी गुदगुदी हुई है। वो हंसते हुए विजार्ड्स का मजाक उड़ाने लगा, पर साले को क्या पता था कि उसकी किस्मत अब उसका साथ छोड़ चुकी है। तभी सीन एकदम से बदल गया। अचानक झाओ की हालत खराब होने लगी, उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसे जोरों की टॉयलेट लग गई। उसकी बेइज्जती का तमाशा अभी शुरू ही हुआ था कि आसमान से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बुल निकला और सीधा शाओयान से जा टकराया। उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। मेरा फॉरबिडेन कर्स अपना काम कर रहा था और वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से ऐसे भागे जैसे उनके पीछे साक्षात यमराज पड़ गए हों। लेकिन तभी पूरे शहर में हड़कंप मच गया। जियांगनान डिस्ट्रिक्ट पर मॉन्स्टर्स का हमला हो गया था। सरकार ने वार्निंग जारी कर दी कि जितने भी ट्रांसेंडेंट्स हैं वो फौरन मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। खबर आया कि लेवल 7 तक के खतरनाक मॉन्स्टर्स ने तबाही मचा रखी है और एक रहस्यमय क्रिम्सन बैरियर ने पूरे इलाके को घेर लिया है। इस बैरियर की वजह से कोई भी मदद अंदर नहीं पहुंच पा रही थी। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी उसे भेद नहीं पा रहे थे। सच बताऊं तो मैं कोई हीरो नहीं हूँ और नहीं बनना चाहता था, पर मेरे मम्मी पापा और बहन उसी जोन में फंसे हुए थे। उनकी जान बचाने के लिए मुझे उस बैरियर को तोड़ना ही था। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और फॉरबिडेन स्पेल का इस्तेमाल किया, पर लेवल 40 होने की वजह से मैं उसकी असली ताकत पूरी तरह से अनलॉक नहीं कर पा रहा था। बैरियर टस से मस नहीं हुआ। तभी मैंने सोचा कि क्यों न शैमन गॉड का वही बैड लक कर्स इस बैरियर पर आजमाया जाए। जैसे ही मैंने वो कर्स एक्टिवेट किया, चमत्कार हो गया। आसमान से उल्कापिंड यानी मीटियोर्स की बारिश होने लगी। वो बैरियर के सबसे कमजोर पॉइंट पर जाकर गिरे और पूरा का पूरा क्रिम्सन बैरियर कांच की तरह चकनाचूर हो गया। शहर के लोग और सेना हैरान थे कि ये किसने किया। मॉन्स्टर्स को लगा था कि उन्होंने इंसानों को अपना खाना बना लिया है, पर अब पासा पलट चुका था। मुझे वहाँ एक इक्विपमेंट क्रिस्टल मिला जो मेरे गियर्स को अपग्रेड करने के काम आने वाला था। वहाँ से निकलने के बाद सेना के अधिकारी उस अकेले योद्धा की तलाश करने लगे जिसने बैरियर तोड़ा था। कैप्टन को शक हो गया था कि ये वही ताकत है जिसने स्टार्टर जोन को तबाह किया था। उन्होंने तय कर लिया कि इस पावरफुल इंसान को हर हाल में ढूंढना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत को आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। खैर, मैं ये सब छिपते छिपाते अपने घर पहुँचा। मुझे देखते ही मेरी माँ के आंसू निकल आए। वो बहुत परेशान थी। मेरी बहन ने मुझसे बड़े चाव से पूछा कि मैंने कौन सी क्लास चुनी है। जब मैंने बड़े गर्व से कहा विजार्ड, तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्हें अब भी लग रहा था कि मैं इस दुनिया की सबसे कमजोर क्लास लेकर बैठा हूँ। उन्हें क्या पता कि उनका बेटा अब इस दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बन चुका है। जैसे ही मैंने विजार्ड कहा, मेरी बहन के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो चिल्लाई, क्या विजार्ड, हमारे क्लासेस में सबसे कमजोर क्लास? उसे लगा मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। लेकिन मेरे मम्मी पापा बहुत सीधे हैं। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे संभाला और कहा, कोई बात नहीं बेटा, विजार्ड भी ठीक है। हमें देखो, हम भी तो मामूली काम करके अपना गुजारा कर ही रहे हैं ना। जब तक हम सब सुरक्षित हैं, वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। मेरी बहन झांग पिंग एर, जो खुद एक पास्टर है, उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, शांत हो जा छोटे भाई, मैं हूँ ना, मैं तुझे संभाल लूंगी। तू बस आराम कर, देखना बहुत जल्द हम एक बड़ा घर लेंगे और मैं हम सबको टॉप पर ले जाऊंगी। उनकी बातें सुनकर मुझे हंसी भी आ रही थी और प्यार भी। वो सब मुझे बीमार और टूटा हुआ समझ रहे थे, जबकि सच तो ये था कि मैं लेवल 40 पर पहुंच चुका था। पर मैंने उन्हें सच नहीं बताया। मैंने बस इतना कहा, अभी तो मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे और भी ताकतवर बनना है, इसलिए कल मैं डंजन्स में जा रहा हूँ। उधर अस्पताल में झाओ तियानयुन के पिता झाओ तियानले गुस्से से पागल हो रहे थे। वो चिल्ला रहे थे कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे बेटे का ये हाल किया। डॉक्टर ने डरते हुए बताया कि झाओ को ठीक तो किया जा सकता है, पर एक बड़ी समस्या है। तियानले ने दहाड़ते हुए पूछा, क्या मेरा बेटा कभी बाप बन पाएगा? क्या वो मुझे पोता पोती दे पाएगा? डॉक्टर पसीना पोंछते हुए बोला कि वो बाप तो बन सकता है, पर उसकी मर्दानगी सिर्फ कुछ सेकंड ही टिक पाएगी। ये सुनकर तियानले के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर बेचारा झाओ तियानयुन बिस्तर पर लेटा आंसू बहा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी इज्जत और गुरूर सब मिट्टी में मिल गए हैं। अगले दिन मैं डंजन्स के बाहर पहुंचा। वहां का नजारा ही कुछ और था। हर कोई अपनी टीम बना रहा था। कोई चिल्ला रहा था कि उन्हें एक टैंक चाहिए, तो कोई मेज ढूंढ रहा था। तभी वहां एक लड़की आई। उसे देखते ही सब सन्न रह गए। वो एक होली स्पिरिट मास्टर थी, जो बहुत ही रेयर क्लास मानी जाती है। उसके कपड़े और ढाल देखकर ही लग रहा था कि वो डायमंड टियर की खिलाड़ी है। उसे अपनी टीम के लिए सिर्फ एक ऐसे बंदे की जरूरत थी जो डैमेज झेल सके। लोग पागलों की
तरह चिल्लाने लगे। एक लेवल 35 का बरसरकर बोला, मुझे चुनो, मुझे चुनो। तभी एक लेवल 40 का शील्ड नाइट अपनी छाती ठोकते हुए बोला, पीछे हटो। लेवल 40 का शील्ड नाइट यहाँ है, बॉस मुझे खरोंच तक नहीं मार पाएगा। लेकिन मैंने आगे बढ़कर आत्मविश्वास से कहा, मैं तुझे कैरी कर सकता हूँ, मास्टर डिफिकल्टी की गारंटीड जीत। मेरी बात सुनकर वहाँ खड़े लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। एक विजार्ड होकर मैं मास्टर डिफिकल्टी की बात कर रहा था, उन्हें लगा मैं पागल हो गया हूँ। उस लड़की ने, जिसका नाम सुयू एर था, मुझे गौर से देखा। उसे लगा कि मैं दिखने में मासूम हूँ और शायद टीम में सिर्फ एंट्री के लिए एक शरीर की तरह काम आ सकूं। उसने मुझे चुन लिया। मैंने मुस्कुराकर शर्त रखी कि कैप्टन मैं बनूंगा। वहाँ खड़े लोग तो अपनी हंसी ही नहीं रोक पा रहे थे। एक बंदा बोला, अगर ये दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते तो मैं उल्टा लटक जाऊंगा। ये दुनिया को क्या हो गया है? एक होली स्पिरिट मास्टर एक मामूली विजार्ड की बात मान रही है। खैर, हमने डंजन में एंट्री ली। सुयू एर को लगा था कि हम हार्ड मोड चुनेंगे, पर मैंने बोरियत जताते हुए सीधा किंग लेवल डिफिकल्टी चुन ली। बाहर खड़े लोग चिल्लाने लगे कि ये दोनों पागल हो गए हैं, ये कभी वापस नहीं आएंगे। जैसे ही हम अंदर पहुँचे, हमारे सामने लेवल 45 के शैडो डेमन वुल्फ्स आ गए। उनकी हेल्थ और अटैक पावर देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सुयू एर डर गई। उसने चिल्लाकर कहा, तुम पागल हो, तुमने पूरा रन बर्बाद कर दिया, यहाँ से बाहर निकलो। मैंने शांति से कहा, अगर तुझे बाहर जाना है तो तू जा सकती है, पर मैंने तुझे कैरी करने का वादा किया है और मैं अपना वादा निभाता हूँ। वो मुझे पागलों की तरह देख रही थी। तभी शैडो वॉर्क्स का एक और झुंड आ गया। मैंने अपना हाथ उठाया और पल भर में उन्हें ढेर कर दिया। मुझे 20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और मेरा लेवल और भी बढ़ गया। सुयू एर की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो हकलाते हुए बोली, क्या तुम सच में एक विजार्ड हो या कोई एलिट हिडन क्लास? मैंने बस मुस्कुराकर हाँ कह दिया। अभी हम संभले भी नहीं थे कि जमीन फटने लगी। हमारे सामने इस डंजन का असली काल आया। शैडो बेसिलिस्क, एक लेवल 50 का बॉस मॉन्स्टर, जिसकी हेल्थ 50,000 थी और अटैक पावर 600। सुयू एर का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे लगा कि अब हमारा बचना नामुमकिन है। वो लेवल 50 का शैडो बेसिलिस्क मॉन्स्टर किसी काल से कम नहीं लग रहा था। उसने अपनी जहरीली फुंकार छोड़ी और अपनी विशाल पूंछ से जमीन फाड़ने लगा। सुयू एर बुरी तरह डर गई थी। उसे लगा कि ये हमारी आखिरी लड़ाई है, पर मैंने बस एक ठंडी आह भरी और अपना हाथ ऊपर उठाया। विच गॉड कर्स, मैंने बुदबुदाया। हैरानी की बात ये थी कि वो खौफनाक मॉन्स्टर जो एक पल पहले हमें निगलने वाला था, वो अगले ही पल बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुयू एर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा ये कोई चमत्कार है, पर मैंने बस मुस्कुराकर कह दिया कि कभी कभी किस्मत भी ताकत का हिस्सा होती है। वहाँ हमें मास्टर टियर गियर मिला, एक शैडो रिंग। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं थी, इससे मेरी काबिलियत कई गुना बढ़ गई थी। सुयू एर तो मेरी कंजूसी देखकर हैरान थी, पर मैंने साफ कह दिया कि डंजन मैंने क्लियर किया है तो लूट भी मेरी ही होगी। जैसे ही हम डंजन से बाहर निकले, वहाँ सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर रिकॉर्ड चमक रहा था, किंग टियर 5 मिनट में क्लियर। लोगों के होश उड़ गए थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक विजार्ड और एक स्पिरिट मास्टर महज 5 मिनट में ये कारनामा कर देंगे। सुयू एर ने जब मेरा नाम और गिल्ड पूछा तो मैंने बस इतना कहा कि वक्त ही पैसा है दोस्त, और अभी मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। मेरा लक्ष्य साफ था, मुझे अपने माता पिता और बहन के लिए शहर के बीचों बीच एक आलीशान बंगला खरीदना था। लेकिन तभी रास्ते में मेरी मुलाकात एक और मुसीबत से हुई। ताकुरा देश के 44वां राजकुमार जिक्यू, जो खुद को लेवल 50 का महारथी समझ रहा था, मेरे सामने आ धमका। वो साला इतना घमंडी था कि हमारे देश के लोगों को चींटी बुला रहा था। उसने मुझे धमकी दी कि मैं फौरन सरेंडर कर दूं। मैंने उसे देखते ही कहा, ताकुरा की ये छोटी सी जिंदा मछली हमारे देश में आकर उछल रही है, अब तू मरेगा। मैंने वहीं एक छोटा सा वॉइड पोर्टल खोल दिया। वो राजकुमार अपनी पूरी टीम के साथ उस अंधेरे में ऐसे गायब हुआ जैसे उसका कभी कोई अस्तित्व ही न रहा हो। मैंने सोचा था कि मैं गुमनाम रहकर ये सब कर लूंगा, पर मेरी ताकत अब छिपने वाली नहीं थी। जैसे ही मैं शहर पहुंचा, मुझे समझ आ गया कि मैं पकड़ा गया हूँ। शहर के बड़े अधिकारियों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया कि अगर मैंने वो बैरियर नहीं तोड़ा होता तो हजारों लोग मारे जाते। मैंने भी बिना हिचकिचाए उनसे पूछ लिया कि क्या सिर्फ शुक्रिया से काम चल जाएगा या कोई इनाम भी मिलेगा। इनाम की बात सुनकर वहाँ गिल्ड्स के बीच होड़ मच गई। फ्लेम ड्रैगन गिल्ड के हेड ने मुझे पर्सनली इनवाइट किया। तभी वहाँ शेंगलोंग और शुआनवो गिल्ड्स के प्रेसिडेंट भी आ पहुँचे। वो सब मुझे अपनी अपनी टीम में शामिल करने के लिए बड़े बड़े वादे करने लगे। कोई मुझे टॉप एल्डर से ट्रेनिंग दिलाने की बात कर रहा था, तो कोई मुझे मुँह मांगी कीमत देने को तैयार था। पर तभी आसमान से एक विशाल विमान उतरा और सबको खामोश होना पड़ा। वहाँ डक्सिया लीजन के सुप्रीम कमांडर सुकियांगो खुद आए थे। उनकी एंट्री इतनी धाकड़ थी कि बाकी गिल्ड्स के लीडर्स की बोलती बंद हो गई। उन्होंने सीधे मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और पूछा, झांग वेई, क्या तुम डक्सिया लीजन ज्वाइन करना चाहोगे? मुझे लगा कि अब मेरा असली
असली सफर शुरू हुआ है। और असली सरप्राइज तो तब मिला जब उन्होंने बताया कि सुयू एयर उनकी बेटी है। सुयू एयर कमांडर की बेटी निकलेगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। पर खुशियों के साथ साथ खतरा भी मंडरा रहा था। झाओ परिवार और मेरी वो धोखेबाज एक्स गर्लफ्रेंड शाओयान अब भी जहर उगल रहे थे। वो कमांडर सु को भड़काने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने कोई काली जादुई चाल चली है। उन्हें क्या पता था कि अब झांग वेई को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। उस झाओ तियानले को लग रहा था कि वो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा। साले को क्या पता था कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। खैर, कमांडर सु ने मेरी काबिलियत को परख लिया था। उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा कि डक्सिया लीजन का हिस्सा बनने का मतलब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि वफादारी और जिम्मेदारी भी है। मैंने उनकी बात मान ली। आखिर लीजन ज्वाइन करने का ये मौका मैं हाथ से कैसे जाने दे सकता था। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मुझ में इतनी पावर कहाँ से आई, तो मुझे सच बताना ही पड़ा। मैंने उन्हें बताया कि क्लास प्रमोशन के दौरान मैंने वुशेन यानी शैमन डेटी क्लास को जगाया है। ये एक ऐसी यूनिक क्लास है जो पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे पास है। कमांडर सु और बाकी गेड लीडर्स ये सुनकर दंग रह गए। उन्हें अंदाजा हो गया था कि मेरी ताकत किसी भी हिडन क्लास से कई गुना ज्यादा है। कमांडर ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी सुयू एयर का जिक्र किया और कहा कि वो थोड़ी जिद्दी है, पर अब मुझे ही उसे संभालना होगा। इधर मेरी माँ मेरे लिए दिन रात मेहनत करके पोशंस बना रही थी ताकि मैं सुरक्षित रहूं। एक सुपरवाइजर उन्हें डरा धमका रहा था और काम का कोटा दोगुना कर रहा था। तभी वहाँ लीजन के ऑफिसर्स आ धमके। उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ गलत किया है, पर माजरा कुछ और ही था। ऑफिसर्स ने ऐलान किया कि उनकी वजह से ही मैं लीजन का हिस्सा बना हूँ और अब से वो लीजन की खास एल्केमिस्ट होंगी। मेरे पापा को भी जब पता चला कि उनका बेटा अब 12वीं रेजिमेंट का कमांडर बन चुका है, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कमांडर सु ने खुद ऑर्डर दिया था कि मेरे परिवार को पूरे सम्मान के साथ हेडक्वार्टर पहुंचाया जाए। जब मैं घर पहुंचा तो घर का नजारा ही बदल चुका था। लीजन के ऑफिसर्स को देखकर मेरी बहन और मम्मी पापा की सिट्टी पिट्टी गुम थी। मैंने उन्हें सब समझाया कि मैंने यूनिक क्लास वुशेन जगाई है और इसी वजह से मुझे ये रुतबा मिला है। जब मैंने उन्हें सुयू एयर से मिलवाया और बताया कि वो सुप्रीम कमांडर की बेटी है, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सुयू एयर ने बहुत ही प्यार से मेरे माता पिता और बहन से बात की और कहा कि अब से ये हेडक्वार्टर ही उनका घर है। मेरी बहन बड़ी शरारती है। उसने मुझे अकेले में चिढ़ाया कि उस लियू शाओयान ने मुझे डंप करके बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मिस सु उससे 10,000 गुना बेहतर है। मैंने उसे चुप कराया और यू एयर के साथ डंजन की ओर निकल पड़ा। वहाँ हमें एक और नमूना मिला जो यू एयर को कैरी करने के सपने देख रहा था। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं तो बस एक विजार्ड हूँ जो कहीं नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन यू एयर ने उसे करारा जवाब दिया। उसने साफ कह दिया कि मैं उसे मास्टर डंजन्स में स्पीडरन करवाता हूँ। उस लड़के के होश उड़ गए। उसे लगा कि यू एयर मजाक कर रही है। उसने मुझे जान से मारने की धमकी तक दे डाली। पर असली खतरा तो अभी शुरू हुआ था। साकुरा देश के दरबार में हड़कंप मच गया था। उनके 44वें राजकुमार का जो हाल मैंने किया था, उसका पता उन्हें चल चुका था। अब वो शिकारी कुत्ते मेरी तलाश में निकलने वाले थे। सम्राट गुस्से से आग बबूला था। उसने चिल्लाकर हुक्म दिया, उस विजार्ड को मेरे सामने लाओ। उसे राजकुमार के सामने ही टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। साले को अंदाजा भी नहीं था कि वो किसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इधर मेरी दुनिया ही अलग चल रही थी। महज 2 दिनों के अंदर मैं और यू एयर लेवल 60 पर पहुंच चुके थे। जब मैं क्वेस्ट सेंटर पहुंचा तो वहां की रिसेप्शनिस्ट की आंखें फटी की फटी रह गई। वो हकलाते हुए बोली, लेवल 60, वो भी महज 2 दिन में? भाई ये कैसे मुमकिन है? मैंने बस मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहा और अपनी सेकंड क्लास चेंज की फाइल आगे बढ़ा दी। मैंने बिना सोचे समझे किंग्स डिफिकल्टी चुन ली। ये देखते ही वहाँ शोर मच गया। लोग चिल्लाने लगे कि ये पागलपन है, किंग्स डिफिकल्टी बहुत खतरनाक है और आज तक कोई इसे पूरा नहीं कर पाया। पर उन्हें कौन समझाए कि पिछली बार भी मैंने ये कारनामा पहली ही बार में कर दिया था। जैसे ही मैं डंजन में दाखिल हुआ, सिस्टम ने मेरे लिए एक शक्तिशाली साथी चुना और किस्मत देखिए, ये पार्टनर एहाईसी निकला, जो मेरे पिछले पार्टनर एवांगसी का बड़ा भाई था। भाई ये भी अपने भाई जैसा ही नमूना था। ऊपर से उसने अजीबोगरीब मोजे पहन रखे थे जो बहुत ही भद्दे लग रहे थे। वो तो मुझे देखते ही मेरे पैरों में गिर गया और मुझे लीजेंड बुलाने लगा। मैंने उसे साफ कह दिया कि मैं यहाँ तुझे गोद लेने नहीं आया हूँ, चुपचाप अपना काम कर। डंजन का बॉस डीप सी एबालोन काफी खतरनाक था, पर जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसके पसीने छूट गए। उसे पता चल चुका था कि मैं वही विजार्ड हूँ जिसने ब्लैक मशरूम बॉस को एक ही झटके में खत्म कर दिया था। अब तो हाल ये था कि मॉन्स्टर्स भी मेरा नाम सुनकर कांपते थे। मैंने अपना फॉरबिडेन स्पेल इस्तेमाल किया और कमाल देखिए, सिर्फ 3 मिनट में सेकंड जॉब मिशन क्लियर कर दिया। रिसेप्शनिस्ट तो जैसे पत्थर की बन गई थी। किसी को यकीन नहीं था कि कोई इतनी तेजी से सेकंड क्लास मिशन क्लियर कर सकता है। मैंने उसे बस इतना ही कहा, ये तो बस बेसिक्स थे। इतना हैरान
होने की जरूरत नहीं है। लेकिन असली तमाशा तो डंजन के बाहर इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं बाहर निकला, झाओ तियानली अपने आदमियों के साथ वहाँ पहले से घात लगाकर बैठा था। उसने चिल्लाकर कहा, यही है वो कमीना जिसने मेरे बेटे को अपाहिज किया। मैंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अंकल मैंने कुछ नहीं किया, आपके बेटे पर तो एक जंगली सांड ने हमला किया था। मेरी बात सुनकर उसका खून खौल उठा। तभी साकुरा देश के हत्यारे भी वहाँ आ पहुँचे और मुझे सरेंडर करने को कहने लगे। हद तो तब हो गई जब मु शाओचेन, जो खुद लीजन का हिस्सा था, साला गद्दार निकला। वो साकुरा के लोगों के साथ मिलकर मुझे इज्जत की मौत मरने की सलाह देने लगा। पर तभी आसमान से बिजली की तरह कमांडर सुकियांगबो की एंट्री हुई। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, देखता हूँ झांग वेई को कौन हाथ लगाता है। उन्होंने साफ कर दिया कि झांग वेई अब दक्षिया लीजन का खास हिस्सा है और उसे कोई छू भी नहीं सकता। उन्होंने वहीं उस गद्दार मो शाओचेन को जील किया और उसे लीजन से लात मारकर बाहर निकाल दिया। युएर ने मुझे बड़े गर्व से बताया कि उसके डैड को लोग ड्रैगन स्पीयर वार गॉड कहते हैं, जिन्होंने अपने दम पर साकुरा देश की सरहद में घुसकर तबाही मचाई थी। उनकी ताकत देखकर मुझे यकीन हो गया कि अब मेरा सफर और भी रोमांचक होने वाला है। झाओ तियानले और उसके बेटे को लग रहा था कि वो मुझे धमकाकर यहाँ से साफ निकल जाएंगे। तियानले ने गुस्से में कमांडर सु से कहा कि वो ये दिन याद रखेगा। उसने अपने बेटे झाओ तियान्युन को खींचा और वहाँ से पीछे हटने लगा। उसे समझ आ गया था कि अगर वो अभी नहीं रुका तो कमांडर सु उसका काम तमाम कर देंगे। पर मैंने सोचा, ऐसे कैसे? बिना विदाई के तोहफे के इन्हें जाने देना मेरी शान के खिलाफ था। मैंने मन ही मन अपनी फॉरबिडेन कर्स वाली शक्ति को याद किया और मुस्कुराते हुए उन्हें विदा किया। तभी तियान्युन और शाओयान के पेट में ऐसा मरोड़ उठा कि उनकी चीखें निकल गईं। सबके सामने स्टेज पर ही उन दोनों का पेट साफ हो गया। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे कि ये कैसा लीजेंडरी क्रैपर एस्केप है। तियानले के लिए ये किसी कलंक से कम नहीं था। हद तो तब हो गई जब उनके एयरशिप का इंजन भी अचानक फेल हो गया, जो कि मेरी ही छोटी सी जादुई चाल थी। मैंने पीछे से चिल्लाकर कहा, अगली बार साथ में टॉयलेट पेपर लाना मत भूलना। उधर साकुरा देश के सम्राट को जब पता चला कि उनके दूतों को कमांडर सु ने मार गिराया है तो वहाँ खलबली मच गई। उन्हें एहसास हुआ कि डक्सिया अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। लॉर्ड गुओतुंग ने साफ कह दिया कि डक्सिया का वो नया मेज कोई मामूली जादूगर नहीं बल्कि एक खास तौर पर तैयार किया गया जीनियस है। उन्होंने साजिश रची कि मुझे वर्ल्ड डंजन के अंदर खत्म किया जाए, जहाँ कोई सबूत नहीं बचेगा और न ही कोई गवाह। इधर झाओ तियान्युन सदमे और नफरत में डूबा हुआ था। उसने अपने पिता से साफ कह दिया कि जब तक झांग वेई नहीं मरता उसकी नफरत की आग शांत नहीं होगी। तियानले ने उसे समझाया कि मैं उसका आंतरिक राक्षस बन चुका हूँ और उसे खत्म करने के लिए तियान्युन को खुद को और भी ताकतवर बनाना होगा। उसने उसे टावर ऑफ हेवन का पास दिया ताकि वो जल्दी से फोर्थ असेंशन यानी चौथी श्रेणी तक पहुंच सके। कमांडर सु ने मुझे अपनी रेजिमेंट का 12वां कैप्टन बनाने के बाद एक गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा, झांग वेई अब तुम सबकी नजरों में खटक रहे हो। बहुत से लोग तुम्हें मरा हुआ देखना चाहते हैं। कोई भी तुम्हें हमेशा के लिए प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तुम्हारी अपनी ताकत ही तुम्हारी असली सुरक्षा है। उन्होंने मुझे बताया कि 1 महीने बाद वर्ल्ड रेड खुलने वाली है। ये जगह जितनी खतरनाक है उतनी ही कीमती लूट से भरी है। वहाँ कदम रखने के लिए कम से कम लेवल 120 तक पहुँचना जरूरी है। सुयुएर तो हैरान थी कि उसके पिता, जिन्होंने कभी उसे टावर ऑफ हेवन के पास नहीं दिए, वो आज खुद हमें वहाँ जाने के लिए कह रहे थे। अब मेरा और युएर का सिर्फ एक ही मकसद था, अगले 1 महीने में अपनी पूरी जान झोंक देनी है और लेवल 120 के उस पार पहुँचना है। वर्ल्ड रेड में दुश्मनों ने मेरे लिए मौत का जाल बिछाया था, पर उन्हें क्या पता कि वो खुद ही शिकारी के जाल में फंसने वाले हैं। कमांडर सु को अपनी गलती का एहसास हो गया था, पर मैंने भी उन्हें दिल पर न लेने को कहा। अब मेरा और युएर का पूरा ध्यान अपनी लेवलिंग पर था। तभी मुझे पता चला कि टावर के अंदर झाओ तियान्युन और उसकी मंगेतर लियू शाओयान भी घुस चुके हैं। लोग बातें कर रहे थे कि रेड क्लाउड गिल्ड की ये डुअल मेज जोड़ी रिकॉर्ड तोड़ रही है और वे फ्लोर 20 तक पहुंच चुके हैं। उन्हें लगा कि वर्ल्ड रेड के लिए वे सबसे बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। मैंने मन ही मन सोचा, ताला फ्लोर 20 के लिए इतना शोर। युएर ने मुझे टावर का इतिहास समझाया। उसने बताया कि हर असेंशन के टावर में 100 लेवल होते हैं। फ्लोर 50 तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ रिवॉर्ड्स दोगुने हो जाते हैं। उसके पिता यानी सुप्रीम कमांडर का रिकॉर्ड 66 लेवल का है, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। यहाँ तक कि इतिहास में आज तक किसी ने भी फ्लोर 100 क्लियर नहीं किया है। बड़े से बड़े खिलाड़ी भी फ्लोर 80 तक जाते जाते दम तोड़ देते हैं। पर झांग वेई का इरादा कुछ और ही था। मैंने युएर की आंखों में देखकर कहा, अगर मैं फ्लोर 100 क्लियर कर लूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुझे मेरा चौथा क्लास चेंज चाहिए। युएर ने मजाक में कहा,
अगर तुम वाकई फ्लोर 100 क्लियर कर लेते हो तो जो मांगोगे वो मिलेगा। मैंने मौका देखकर चौका मारा और कहा, डील पक्की। अगर मैंने फ्लोर 100 क्लियर किया तो तुम मुझे किस करोगी? यूएर शर्म से लाल हो गई और चिल्लाई, अरे मैंने हाँ नहीं कहा। पर मैं तो डील लॉक करके टावर की ओर बढ़ चुका था। टावर के अंदर कदम रखते ही तबाही शुरू हो गई। लेवल 55 के मॉन्स्टर्स मेरे सामने चींटियों जैसे थे। मैंने अपना डायमंड टियर का स्टाफ घुमाया और फ्लोर दर फ्लोर ऐसे पार किए जैसे कोई रॉकेट की सवारी कर रहा हो। सिस्टम मेरी पावर डिटेक्ट कर रहा था और बार बार वार्निंग आ रही थी कि पावर लेवल बहुत हाई है। उसने मुझे फ्लोर 99 पर स्किप कर दिया। मुझे 5 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और देखते ही देखते मेरा लेवल 65 और फिर 90 तक पहुंच गया। जब मैं फ्लोर 100 के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां मुझे धूल से लथपथ एक बूढ़ा आदमी मिला। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से वहां किसी का इंतजार कर रहा हो। मुझे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से चिल्लाने लगा, कोई तो जिंदा इंसान यहाँ तक पहुँचा। वर्ग आखिरकार मुझ पर मुस्कुराया है। मैंने उससे पूछा कि वो कितने समय से यहाँ है, पर बेचारे को वक्त का अंदाजा ही नहीं था। मैंने उसे साफ कह दिया कि मैं फ्लोर 100 के अंदर जा रहा हूँ। उसने मुझे टोकते हुए कहा कि फ्लोर 100 में घुसने के लिए तीसरा क्लास चेंज पूरा होना जरूरी है, पर मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं पहले ही वुशेन की तीसरी क्लास में हूँ। बूढ़ा हैरान रह गया, पर उसने मुझे क्वेस्ट चुनने का मौका दिया। मैंने बिना डरे किंग डिफिकल्टी चुनी। बूढ़े ने चेतावनी दी कि इसे संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है, पर मैं रुकने वाला नहीं था। जैसे ही मैंने फ्लोर 100 के अंदर कदम रखा, नजारा बदल गया। मेरे सामने सु यूएर खड़ी थी, पर ये वो यूएर नहीं थी जिसे मैं जानता था। वो बहुत ही नशीली और मोहक लग रही थी। उसने पास आकर बड़े प्यार से मुझे हनी बुलाया और पूछा, क्या मैं सुंदर हूँ? बस हाँ कहो और मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। भाई वो नजारा ऐसा था कि कोई भी पिघल जाए, पर मुझे समझ आ गया था कि ये फ्लोर 100 का मायाजाल है। साला इतना खतरनाक टेस्ट। अब देखना ये था कि मैं इस सुंदरी के जाल से बाहर निकल पाता हूँ या नहीं। वो मायाजाल वाकई खतरनाक था। वो नकली सु यूएर मेरे करीब आकर मुझे चुमने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने उसे झटक दिया। मैंने मन ही मन सोचा, साला कमांडर की बेटी इतनी वाइल्ड नहीं हो सकती। मुझे समझ आ गया था कि ये फ्लोर 100 का एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट है। जैसे ही मैंने उस भ्रम को तोड़ा, स्क्रीन पर मैसेज चमकने लगा, बधाई हो, आपने मास्टर डिफिकल्टी क्लास चेंज क्वेस्ट पूरा कर लिया है। किस्मत चमक गई यार। मुझे 300 फ्री स्टैट पॉइंट्स मिले और साथ ही एक थर्ड क्लास मास्टर चेस्ट भी। मैंने जैसे ही उस संदूक को खोला, मेरी आंखें फटी की फटी रह गयी। उसमें से वॉइड रिंग निकली जो एक मिथिक ग्रेड गियर है। इसके साथ मुझे 2 लाइफ सेविंग स्किल्स भी मिले। साथ ही एक विच गॉड ओरिजिन पिल मिली जिसने मेरे फॉरबिडेन स्पेल व्रत ऑफ द विच गॉड की ताकत को हमेशा के लिए बढ़ा दिया। अब तो मेरी पावर का कोई ठिकाना ही नहीं था। इतना ही नहीं, मैंने एक नया फॉरबिडेन स्किल सीखा, वॉयड बैनिशमेंट। ये साला इतना खतरनाक स्किल है कि ये स्पेस यानी अंतरिक्ष को ही फाड़ देता है और टारगेट को किसी अनजान शून्य में हमेशा के लिए गायब कर देता है। बड़े बड़े बॉसेस को ठिकाने लगाने के लिए ये एकदम परफेक्ट था। मैं अपनी नई पावर्स देखकर हंस रहा था। ये वाकई एक बड़ी जीत थी। जब मैं बाहर निकला तो वो बूढ़ा गार्डियन मुझे देखकर दंग रह गया। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मैंने कोई भूत देख लिया हो। उसने हकलाते हुए पूछा, बेटा तुम इतनी जल्दी बाहर आ गए, तुम्हारी किडनी और सेहत तो ठीक है ना? अभी भी पूरी ताकत बची है। मैंने बस मुस्कुराकर थम्स अप दिखाया और कहा, सब चकाचक है बाबा, ये छोटी मोटी चुनौतियाँ मुझे नहीं रोक सकती। बूढ़े ने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैं फ्लोर 100 के असली हिस्से में पहुंचा। वहाँ न कोई दानव था, न कोई शोर। वो जगह एकदम खाली थी। मैंने चिल्लाकर कहा, अरे कोई है? बाहर आओ, जो करना है कर लो, वरना मैं ये जगह तोड़ना शुरू कर दूं क्या? तभी वहाँ एक पोर्टल खुला और उसमें से एक नन्ही सी परी जैसी जीव बाहर आई। उसका नाम श्याओ वुलिंग था, जिसे मैं हारूचुटू कहने लगा। वो छोटी सी जीव बड़ी नखरेबाज निकली। उसने कहा कि वो महज एक खिलौना नहीं है। उसने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि अगर मैं उसके कुछ सवालों के सही जवाब दे दूं, तभी वो मेरी पेट यानी पालतू बनने को तैयार होगी। मैंने सोचा, फ्लोर 100 का इनाम और वो भी इतना प्यारा। चलो देख लेते हैं क्या सवाल पूछती है। उसने पहला सवाल पूछा, अगर तुम्हारे सामने एक शक्तिशाली आग उगलने वाला ड्रैगन हो जिसके दांतों में सड़न हो, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? मैंने फौरन जवाब दिया, मैं उसे एक मिरेकल टूथपेस्ट सजेस्ट करूंगा और जब वो हैरानी में चुप खड़ा होगा, तभी एक फॉरबिडेन कर्स उसके चेहरे पर जड़ दूंगा। हारूचुचू खुशी से झूम उठी। उसे मेरा जवाब बहुत पसंद आया। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा,
अगर तुम और तुम्हारा मेस टीममेट एक ही रेयर लूट चाहते हो तो तुम क्या करोगे? मैंने बिना सोचे कहा, आसान है, पहले उस पर एक कर्स डालूंगा ताकि वो डंजन में फिसलकर कुत्ते की पॉटी पर गिरे और फिर उसे एक हवसी फीमेल ड्रैगन उठा ले जाए। मेरा जवाब सुनकर वो छोटी परी पागलों की तरह हंसने लगी। उसे लगा कि मैं वाकई एक जीनियस और शैतान मास्टर हूँ। अब बारी थी आखिरी सवाल की, जो ये तय करने वाला था कि क्या वो मेरी साथी बनेगी या नहीं। हारुचुचु के आखिरी सवाल का जवाब देते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। और कमाल देखिए, उस नन्ही परी ने मुझे अपना मास्टर मान लिया। उसने साफ कह दिया कि वो कुत्ता बिस्कुट नहीं खाएगी, बल्कि सिर्फ मेरी बदकिस्मती और डार्क एनर्जी पर जिंदा रहेगी। चलो ये भी ठीक है, कम से कम खर्चा तो बचेगा। जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट पक्का हुआ, टावर के बाहर का नजारा ही बदल गया। बाहर लोग झाओ तियानियन और लियू शाओयान की तारीफों के पुल बांध रहे थे, क्योंकि उन दोनों ने फ्लोर 68 तक पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया था। लोग कह रहे थे कि झांग वेई जैसा लूजर तो फ्लोर 20 भी पार नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी अचानक टावर की लीडर बोर्ड स्क्रीन चमकी और वहाँ मेरा नाम सबसे ऊपर आ गया। झांग वेई, विजार्ड, 3rd असेंशन, फ्लोर 100 क्लियर। वहाँ सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गयी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक विजार्ड ने टावर ऑफ हेवन के 100 फ्लोर महज कुछ ही घंटों में साफ कर दिए। कुछ जलने वाले चिल्लाने लगे कि ये हैकिंग है, इसे रिपोर्ट करो। पर असली लीजेंड्स तो मेरे पैरों में गिरकर मिन्नतें करने लगे कि भाई हमें भी साथ ले चलो। मैंने बस एक तिरछी नजर उन पर डाली और वहाँ से निकल पड़ा। अब बारी थी अपनी उस खास डील की। मैं सुयू एयर के पास पहुँचा और उसे हमारी शर्त याद दिलाई। वो बेचारी शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसने हकलाते हुए कहा कि वो तो बस एक मजाक था, उसे सीरियसली मत लो। मैंने भी थोड़ा ड्रामेबाज बनते हुए कहा, मजाक? मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर 100 फ्लोर साफ किए और तुम इसे मजाक कह रही हो? मेरा दिल टूट गया यार। यू एयर ने मुझे डांटा और बदमाश कहा, पर उसकी आंखों में मेरे लिए खुशी साफ दिख रही थी। आखिरकार उसने मुझे वो इनाम दे ही दिया जिसकी डील हमने की थी। हारुचुचु ये सब देखकर हैरान थी कि इंसान खुशी कैसे जाहिर करते हैं। खैर, मजाक अपनी जगह है, पर असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। कमांडर सुने हमें टावर ऑफ हेवन के बहुत सारे पास दिए थे। वर्ल्ड रेड खुलने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था और हमें हर हाल में लेवल 120 पार करके 4th असेंशन तक पहुंचना था। मैंने डंजन के अंदर अपने नए लेवल 4 फॉरबिडन स्किल्स का टेस्ट किया। शैडो हाइव और वॉइड कोलैप्स। साला, ये स्किल्स इतने पावरफुल थे कि एलिट मॉन्स्टर्स भी मक्खियों की तरह मर रहे थे। वर्ल्ड रेड के नियम बहुत सख्त थे। ये एक अलग ही दुनिया थी जहाँ आप 30 दिनों तक रह सकते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ मरने का मतलब गेम ओवर नहीं, बल्कि असली मौत थी। यहाँ मौत आपको डंजन से बाहर नहीं फेंकती, बल्कि हमेशा के लिए सुला देती है। खुशकिस्मती से यहाँ लेवल्स की एक सीमा तय थी, जिससे कम लेवल वाले खिलाड़ियों को थोड़ा मौका मिलता था। पर हमें पता था कि दुश्मन हर कोने में घात लगाए बैठे होंगे। अब तो बस एक ही लक्ष्य था, इतनी ताकत बटोरना कि वर्ल्ड रेड में झांग वेई का नाम सुनकर पूरी दुनिया कांप जाए। कमांडर सुने हमें वर्ल्ड रेड की खतरनाक सच्चाइयों के बारे में आगाह किया। उन्होंने साफ कहा कि यहाँ अपनी शान दिखाने के लिए मत कूदना, क्योंकि असली मकसद यहाँ जिंदा बचकर निकलना है। विदेशी खिलाड़ी, खासकर जापान और अमेरिका वाले, हमें सीधे निशाना बना सकते हैं। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया कि कमांडर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन पर शापों की ऐसी बाढ़ ला दूंगा कि उन्हें नानी याद आ जाएगी। कमांडर ने यूएर से कहा कि वो मुझ पर नजर रखे, कहीं मैं अपनी शक्तियों के नशे में कोई बड़ी गड़बड़ न कर दूं। उधर मेरे मम्मी पापा और बहन के चेहरे पर जो गर्व था, उसे मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। पापा बोले कि बेटा, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया है, बस अब जिंदा वापस आ जाना, आखिर मुझे अपना पोता भी तो देखना है। मेरी बहन तो अपनी शरारतों से बाज नहीं आने वाली थी। वो दबे स्वर में मुझे और यूएर को छेड़ने लगी कि तुम दोनों दुनिया में अकेले होगे, मौका अच्छा है, वहीं अपनी फैमिली प्लानिंग शुरू कर लेना। साला, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे डांटू या शर्माऊं। मैंने बस इतना ही कहा कि बहन, ये सब बकवास बंद कर और अपना ख्याल रख। मैंने कमांडर सु को यकीन दिलाया कि इस मिशन से मैं डक्सिया के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ अंधेरे में मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। झाओ तियानले अपने बेटे की जलालत देखकर पागल हो रहा था। उसने तियानियन को एक एंटी मैजिक स्क्रॉल दिया, जिसे फाड़ते ही 10 मीटर के दायरे में जादू काम करना बंद कर देगा। तियानियन घबराया कि इससे तो उसकी खुद की मैजिक पावर भी रुक जाएगी, पर उसके बाप ने उसे झाड़ दिया। उसने कहा कि उन 10 सेकंडों में हमारे हत्यारे झांग वेई के कीमे जैसे टुकड़े कर देंगे। उसने तियानियन को एक ब्लड रेज सोल पिल भी दी, जिससे उसकी ताकत दोगुनी हो जाएगी और उसे दर्द महसूस नहीं होगा, भले ही उसकी कीमत 10 लेवल की बर्बादी क्यों न हो। तियानियन इतना अंधा हो चुका था कि वो लेवल 1 पर गिरने को भी तैयार था।
बस उसे झांग बेई की मौत चाहिए थी। साकुरा देश के लॉर्ड गुओटोंग ने भी अपनी चालें चल दी थी। उन्होंने खूबसूरत राष्ट्र यानी अमेरिका की नंबर 3 हत्यारा टीम बेनम के साथ हाथ मिला लिया था। वे वेश बदलकर डंजन में घुसने वाले थे ताकि डक्सिया के खास योद्धाओं, खासकर मुझे, रास्ते से हटा सके। उनके पास एक एनर्जी डिसरप्टर भी था जो हमारे गियर्स और हथियारों को बेकार कर सकता था। वे जानते थे कि कमांडर सु मुझे एक खजाने की तरह मानते हैं और वे उसी खजाने को मिट्टी में मिलाना चाहते थे। जैसे ही हम वर्ल्ड डंजन के अंदर पहुँचे, माहौल बहुत ही डरावना और भारी था, लेकिन कदम रखते ही खेल बिगड़ गया। उन गद्दारों ने डंजन के दरवाजों के साथ छेड़छाड़ की थी। हम जैसे ही अंदर घुसे, मैं यूएर से अलग हो गया। साला, उन्होंने दरवाजों को रिग करने के लिए अपनी पूरी दौलत झोंक दी थी। मुझे अंदाजा हो गया था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोचा समझा जाल है। मुझे जल्द से जल्द यूएर को ढूंढना था क्योंकि वो अकेले खतरे में हो सकती थी। तभी मेरी छोटी सी स्प्राइट हारुचुचू सामने आई और मेरा मजाक उड़ाने लगी कि मास्टर तो रास्ता भटक गए हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या वो यूएर को ढूंढ सकती है। उसने बड़े नखरे से कहा कि बिल्कुल, मैं वो सब कर सकती हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने उसे पहली बार कहा कि तुम वाकई किसी काम की हो। उसे बुरा तो लगा, पर वो रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो गई। अब मुझे अपनी फॉरबिडेन पावर्स का असली टेस्ट करना था और उन हत्यारों को बताना था कि झांग बेई को फंसाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित होने वाली है। हारुचुचू मुझे रास्ता दिखा रही थी, पर मेरा दिमाग उन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए बेताब था। मैंने सोचा क्यों न इस बीच अपने नए फोर्थ जॉब स्किल्स का एक छोटा सा टेस्ट ले लूं। मेरे सामने कुछ मॉन्स्टर्स आए और मैंने अपनी छड़ी घुमाते हुए चिल्लाया, फॉरबिडेन आर्ट शैडो हाई। भाई, वो नजारा ही अलग था। देखते ही देखते उन मॉन्स्टर्स का नामो निशान मिट गया। फिर मैंने वॉयर कोलैप्स का इस्तेमाल किया। साला, ये फोर्थ जॉब फॉरबिडेन आर्ट्स तो वाकई बवाल है। महज कुछ ही पलों में मैंने पूरा इलाका साफ कर दिया। हारुचुचू भी मेरी ताकत देखकर हैरान थी। मैंने उससे कहा, चलो नन्ही नेविगेटर, अब जल्दी से यूएर को ढूंढते हैं। उधर यूएर भी डंजन के एक दूसरे हिस्से में अकेली मॉन्स्टर्स से भिड़ी हुई थी। वो गुस्से में थी क्योंकि उन कमीनों ने ट्रांसमिशन के साथ छेड़खानी की थी ताकि हम अलग हो सके। उसने अपनी होली लाइट से रास्ता रोकने वालों को धूल चटाई और मुझे ढूंढने की कोशिश करने लगी। लेकिन साकुरा देश के उन हत्यारों का दिमाग कुछ और ही चल रहा था। उनका एनर्जी ट्रैकिंग कंपास बार बार गड़बड़ कर रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मेरा सिग्नल काला होना चाहिए था, पर उन्हें सफेद सिग्नल मिल रहा था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो सिग्नल मेरा नहीं बल्कि सुप्रीम कमांडर की बेटी यूएर का है। उन नीच लोगों ने सोचा कि अगर मैं सीधे हाथ नहीं आ रहा तो मेरी पार्टनर को ही चारा बनाया जाए। उन्होंने तय किया कि यूएर को जिंदा पकड़कर मुझे जाल में फंसाया जाएगा। यूएर उस वीरान और डरावनी जगह पर आगे बढ़ रही थी जहाँ उसे खतरे का एहसास हुआ। तभी साकुरा देश के वो बौने हत्यारे उसके सामने आ धमके। यूएर ने उन्हें ललकारा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? एक ही बार में तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। वो उन पर हमला करने ही वाली थी कि तभी वो एक धोखेबाज जाल में फंस गई। उन लोगों ने एंटी मैजिक फील्ड एक्टिवेट कर दी थी। यूएर की सारी जादुई पावर्स अचानक गायब हो गई। वो बेबस हो गई थी और वो कमीने उसका मजाक उड़ाते हुए उसके करीब आने लगे। यूएर ने सोचा कि अगर बात हाथ से बाहर निकली तो वो अपने डैड का दिया हुआ आखिरी तोहफा इस्तेमाल करेगी। वो हत्यारे उसे पकड़ने ही वाले थे कि तभी मैंने वहाँ धमाकेदार एंट्री मारी। मेरा गुस्सा उस वक्त 7वें आसमान पर था। मैंने अपनी छड़ी घुमाई और पूरी ताकत से चिल्लाया, फॉरबिडेन कर्स, वॉयड बैनिशमेंट। एक ही पल में सारा रास्ता साफ हो गया। मैंने उन हत्यारों की आंखों में आंखें डालकर दहाड़ते हुए कहा, मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम सबको यही कुचल दूंगा। यूएर की जान में जान आई, पर मेरी बात सुनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने हकलाते हुए मुझसे पूछा, अभी अभी तुमने क्या कहा? मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए कह दिया कि मैं तो बस ये कह रहा था कि मुझे आने में देर हो गई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। पर उसे पता था कि मैंने उससे पहले क्या कहा था। उसने मुझे बदमाश कहा, पर वो अंदर से बहुत खुश थी। मैंने उन हत्यारों की तरफ देखा। वो मेरे लिए महज पैरों तले कुचले जाने वाली चींटियों के बराबर थे। मैंने हारुचुचू को इशारा किया और हमने मिलकर उन गद्दारों का वो हाल किया कि वे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगे। उन्हें लग रहा था कि वे एक साधारण विजार्ड को मार देंगे, पर उन्हें क्या पता था कि आज उनका सामना साक्षात मौत से हुआ है। तो उन गद्दारों को लगा था कि झांग बेई अब खत्म हो चुका है। साले अभी भी वहीं खड़े होकर अपनी शेखी बधार रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं और यूएर यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएंगे। यूएर घबरा रही थी। उसने कहा कि हमें अभी निकलना होगा, पर मैंने उसे रोक दिया। मैंने शांति से कहा, कोई जल्दी नहीं है यूएर, हम यहीं इंतजार करेंगे। ये खुद चलकर मौत के
मुंह में आ रहे हैं तो मैं इन सबको एक साथ ही ठिकाने लगाऊंगा। तभी खूबसूरत राष्ट्र यानी अमेरिका के वो हत्यारे मेरे सामने आए। वे मुझसे कहने लगे कि वे मुझे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वे मेरे पूरे देश को तबाह कर देंगे। मैंने बस एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मुझ जैसे एक विजार्ड को मारने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें, चलो देखते हैं तुम में कितना दम है। तभी मैंने हारूचुचु को इशारा किया। अब शुरू हुआ असली मजा। उन हत्यारों के साथ वो होने लगा जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। साला कोई अपने ही साथी को गोली मार रहा था तो कोई चिल्ला रहा था कि उसे पीछे से किसी ने काट लिया है। अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगी। ऊपर से एसिड की बारिश होने लगी जिससे उनके महंगे गियर्स और हथियार गलने लगे। वो नजारा देखने लायक था यार। एक हत्यारे पर तो पूरा का पूरा पेड़ ही गिर पड़ा। हारूचुचु ने उन एलीट खिलाड़ियों का वो हाल किया कि वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन पर जादू हो रहा है या उनकी किस्मत ही फूट गई है। यूएल भी ये सब देखकर दंग थी। हारूचुचु हवा में उड़ते हुए मुझसे पूछने लगी, कैसा था मास्टर? देखा मेरी पावर? मैंने बस मुस्कुराकर कहा, वाकई तुम बहुत खतरनाक हो। तभी वहाँ झाओ तियानियन और लियू शाओयान आ पहुँचे। झाओ साला अभी भी अपनी पुरानी अकड़ में था। उसने यूएल को डक्सिया की वारिस कहा और मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैंने उसे देखते ही जोर का ठहाका लगाया। मैंने पूछा, अरे तुम दोनों का वो पिछवाड़ा वाला जख्म भर गया क्या, या फिर से हवा में उड़ने की इच्छा हो रही है? मेरी बात सुनकर झाओ गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने हत्यारों को हुक्म दिया कि मेरा कीमा बना दें और यूएल को जिंदा पकड़ ले। मैंने यूएल की तरफ देखा और मजाक में कहा, यूएल अब अपनी मास्टर की पावर देखो। और हाँ, अगर मैंने इन सबको साफ कर दिया तो मुझे एक और किस चाहिए? यूएल ने मुझे इम्पॉसिबल कहा और शर्मा गई, पर उसे पता था कि अब तबाही आने वाली है। झाओ ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने वही एंटी मैजिक स्क्रॉल फाड़ दिया। अचानक मेरे चारों तरफ एक मैजिकल फील्ड बन गई जहाँ कोई जादू काम नहीं कर सकता था। उसे लगा कि अब मैं बेबस हूँ। लियू शाओयान, जो अब पूरी तरह से एक चुड़ैल बन चुकी थी, मेरे करीब आई और कहने लगी, झांग वेई, ये सब तुम्हारी गलती है। आज तुम्हारी सारी ताकत, तुम्हारे सारे मौके मेरे होने चाहिए थे। उस औरत की नफरत देखकर मुझे दया आ रही थी। वो साला अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि उसका पाला किससे पड़ा है। मैंने उसकी आंखों में सीधे झांका और बहुत ही ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि तुम ये चाहती हो?